दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं बेसहारा का सहारा बनो, कुछ ऐसा करो जो कोई करता ना हो। आज हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है आलोक बेंजामिन, जो कि समाज सेवी हैं, जो कि विधि विवादित एवं वंचित बालक बालिकाओं की शिक्षा, दीक्षा तथा उनके उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि विधि विवादित तथा वंचित बालक बालिकाओं को ये किस तरह उनके उत्थान में प्रयास कर रहे हैं। आलोक जी, सबसे पहले आपका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत है। बहुत धन्यवाद अमित जी, और मैं दूरदर्शन का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया आज। आलोक जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ, किस तरह आप समाज सेवा की तरफ आगे आए? समाज सेवा में मेरा रुझान कुछ इस प्रकार से हुआ। एक बड़ी रोचक बात है कि मैं कई वर्षों पहले मैं काफ़ी बीमार पड़ गया था और मैं हॉस्पिटल बेड में था। तब मैंने ये विचार आया मेरे मन में कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करने की आवश्यकता है। और तभी मुझे ये लगा कि समाज से मैंने कई चीज़ों का लाभ उठाया है। जैसे जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे इलाज के लिए, उसके लिए मेरा कोई योगदान नहीं है। जिस रेल में मैं यात्रा करता हूँ उसमें भी मैंने कोई योगदान नहीं दिया। और कई ऐसे लाभकारी चीज़ों का मैं समाज से लाभ उठाता आया हूँ। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी एक जिम्मेदारी को लूँ और समाज को कुछ ना कुछ रूप में, किसी ना किसी तरह से मैं उसे समाज को वापस लौटाऊँ। तो मेरी प्रेरणा वहीं से शुरू हुई कि मैं जो कर सकता हूँ समाज के लिए वो मैं करूँ। आलोक जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको, जैसे हमने के टॉपिक पे रखा है कि आपने विधि विवादित तथा वंचित बालक बालिकाओं, तो विधि विवादित बालकों को ही आपने क्यों चुना? इसके प्रति आपके अंदर कैसे जिज्ञासा आई कि इन बच्चों का आप उत्थान करें, इनको आप किस तरह आगे बढ़ाएं, इनको कैसे समाज में नई रोशनी दें, इसके लिए आपसे हम जानना चाहेंगे। जी, सर्वप्रथम मुझे विधि विवादित बालकों के बीच में काम करने की प्रेरणा इस प्रकार से मिली कि यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी जो काम नहीं हो रहा था, या समाज सेवी इस क्षेत्र की ओर देख नहीं रहे थे इतना। तो यहाँ पर एक कमी मैंने देखी इनके बीच में काम करने में। और दूसरा मैंने ये देखा कि अगर इनके बीच में अगर हम काम करते हैं तो इनको और अंधेरी राह में जाने से हम रोकते हैं, ताकि ये भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हों। लेकिन इससे भी बड़ा एक कारण ये रहा कि ये जो बालक हैं ये अपनी परिस्थितिवश बने हैं। और क्योंकि ये बालपन की अवस्था में हैं, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेता है, ढाल सकता है, इसी प्रकार से बालकपन की भी यही अवस्था होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इनको हम सकारात्मक रूप से ढाल सकते हैं और समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, ताकि ये भी एक प्रोडक्टिव जीवन समाज के लिए जी सकें। तो इस रीति से मैंने इसको चुना। सर, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो कानून का जो महत्व है वो क्या है, क्यों बना, कैसे बना, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये प्रश्न बहुत अच्छा आपने मुझसे पूछा। आपको मैं अमित जी बताऊं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बच्चे पाए जाते हैं वो हमारे भारत में पाए जाते हैं। और लगभग 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों की संख्या हमारे देश में 40% है। तो इसको देखते हुए जब हम ये देखते हैं कि बच्चों के डॉक्टर अलग प्रकार से होते हैं, बच्चों के स्कूल के शिक्षक अलग प्रकार से होते हैं, तो एक कानून व्यवस्था की भी एक आवश्यकता को हमारे देश ने महसूस किया। और 1960 से लेकर के और 2012 और फिर 2015 में भी कई कानूनों को लेकर के आए और कानून में संशोधन भी किए गए बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि बालकों की जो आवश्यकताएं हैं इस क्षेत्र में उनको संवेदनशील रूप से उससे व्यवहार किया जा सके। तो इसी प्रकार से इन कानून को लेकर के भारत सरकार आई और जिससे कई फायदे हुए। और विशेष रीति से मैं आपको बताऊं कि इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक वैचारिक दृष्टिकोण का एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया इस कानून के द्वारा, क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम अपने
प्रेमाइस में ये बताता है कि जो बच्चों के प्रति जो कानून है ये दंडात्मक नहीं लेकिन एक सुधारात्मक है। जब आप किसी बालक को लेते हैं आबकारी के रूप में, तो उसको एक अपराधी के रूप में ना देखते हुए एक बालक के रूप में जिसमें सुधार किया जा सकता है, इस उद्देश्य से इस कानून में एक वैचारिक परिवर्तन लाया गया। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बालकों का विधि विरुद्ध होने का क्या कारण है, क्या वजह है जिस वजह से ये स्थिति बनती है, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बालक चाहे वो किस दुनिया के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, विधि विरुद्ध होने के कुछ मुख्य कारण होते हैं। इनमें प्रमुख कारणों में से कुछ ये कारण है कि पालक का ना होना। हम ये देखा, और मेरे भी पिछले कई वर्षों के अनुभव में मैंने देखा कि जो विधि विरुद्ध बालक होते हैं, अक्सर ये पाया गया है कि या तो उनके पालक नहीं हैं या फिर पालकों का प्रभावी रूप से पेरेंटिंग नहीं कर पाना, ये एक बड़ा मुख्य कारण होता है। फिर अन्य कारणों में ये है कि नशा है या नकारात्मक दोस्तों की संगति है, जो पीयर प्रेशर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उन नेगेटिव पीयर प्रेशर, और नशा जैसे मैंने आपको बताया, और इस अच्छी प्रभावी ढंग से पेरेंटिंग ना होना, ये, और साथ ही साथ एक बड़ा मुख्य कारण ये भी पाया गया है कि बच्चों का पढ़ाई से दूर हो जाना किसी भी कारणवश। तो इस प्रकार ये जो परिस्थितियां हैं, ये इसकी विधि विरुद्ध गतिविधियों की ओर लेके जाती हैं। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे बेंजामिन सर कि जैसे जो बच्चों के ऊपर जो केसेस लगते हैं वो किस तरह से होते हैं, कैसे कैसे केसेस लगते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है जिसकी वजह से वो विधि विरुद्ध होकर के उनके ऊपर केस लगते हैं और उनको हम कानून की शरण में आकर के उनको फिर हम सुधार सकते हैं। जी, ये जो भी केसेस आप सामान्यतः देखते हैं जो बड़ों के ऊपर लगाए जाते हैं, मसलन चोरी का हो, लूट का हो, अपहरण, हत्या का प्रयास या हत्या, और यहाँ तक कि बलात्कार भी, तो इस प्रकार के केसेस में बच्चे आते हैं। और ज़्यादातर बच्चों में ये देखा जाता है कि अगर गंभीर या जघन्य अपराध होते हैं, उन्हीं में बच्चों को हम लेकर के आते हैं। जघन्य अपराध वे होते हैं जिनकी सजा कानून में, आईपीसी में 7 वर्ष से या उससे अधिक हो। तो उस प्रकार के सभी केसेस जो वयस्क करते हैं वो ही इन केसेस में ये भी आते हैं। फर्क इतना है कि आईपीसी तो उनके ऊपर लगता ही है, उसके ऊपर किशोर न्याय अधिनियम भी इनके ऊपर लगता है, जो कि इनके ऊपर प्रभावी होता है। इनके पुनर्वास के लिए आप एक समाज सेवी हैं, तो इनका पुनर्वास के लिए भी आप प्रयासरत रहते हैं, तो इनका पुनर्वास आप किस तरह करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको जो प्रशासनिक रीति से जो किया जाता है, एक विधि विरुद्ध जो बालक है उसको जब पुलिस अभिरक्षा में लेती है, तो सबसे पहले वो किशोर न्याय बोर्ड को वो प्रस्तुत करते हैं। वहाँ पर किशोर न्याय बोर्ड में मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा अच्छा प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट के साथ साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ता भी वहाँ नियुक्त किए जाते हैं शासन की ओर से, जो कि एक मानवीय एंगल को लेकर के आते हैं बालक के प्रति दृष्टिकोण को, जिससे कि बड़ी सहायता मिलती है। फिर अगर मजिस्ट्रेट या किशोर न्याय बोर्ड चाहते हैं तो उनको फिर संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। यहाँ विशेष रीति से उन जमानत मिलने से पहले का समय वो यहाँ गुजारते हैं, और यहाँ पर उनको अवलोकन में रखा जाता है, उन्हें शिक्षा दी जाती है, और जहाँ पर मैं भी अपनी सेवाएं देता हूँ काउंसलिंग के द्वारा। और जब बच्चे को जमानत मिल जाती है तो फिर उसके बाद हमारी पहल के को जेजेबी ने स्वीकार करते हुए हमारे शहर में हर 15 दिन में बच्चे को 3 माह तक काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, जिससे कि बालक की गतिविधियां की जानकारी हो, और जिससे कि बालक को हम और अच्छे से काउंसलिंग कर सके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और साथ ही साथ व्यक्तिगत देखरेख योजना भी बनाई जाती है, ताकि बच्चे को जिस जिस चीज की आवश्यकता है, चाहे पोषण की हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उनके माता पिता को भी समझाने की या काउंसलिंग की आवश्यकता हो, तो उसको भी पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार से पुनर्वास का कार्य किया जाता है, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि अगर किसी बुरी संगति में बालक है तो वो उससे भी दूर रखा जाए।
आलोक जी, हम जैसे आपने बताया कि परामर्श देते हैं, परामर्श के माध्यम से भी इनको हम ठीक करते हैं, तो परामर्श का इनके ऊपर क्या महत्व होता है? परामर्श से ये कितना इनके नेचर में या इनके व्यवहार में या इनकी कार्यकला में कितना अंतर आता है, और परामर्श देना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, परामर्श का बहुत अधिक महत्व है, खासतौर पे विधि विवादित बालकों के पुनर्वास में, क्योंकि परामर्श की एक परिभाषा ही अगर हम एक वाक्य में कहें तो लोगों की सहायता करना, कि वो अपनी स्वयं सहायता कर सकें। तो इसी तारतम्य में हम उनकी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं। जो विधि के विरोध में जो सोच होती है उसको हम बदलने की कोशिश करते हैं। हाल ही मैं आपको उदाहरण दूंगा कि एक बालक जो विधि विरोध में आया था, उसने परामर्श के दौरान ये कहा कि मैंने अपने मित्र की सहायता के लिए ये किया, वो मेरा इतना खास मित्र है तो मुझे तो ऐसा करना ही था। तो मैंने उससे ये प्रश्न पूछा कि तुमने अपने मित्र को तो ध्यान में रखा, लेकिन तुम्हारे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा, उनकी सहायता कौन करेगा? तो थोड़ी देर उसने आंख नीची करके कहा, वो तो मुझे अपने माता पिता का ख्याल रखना है। तो इस प्रकार से उस सामूहिक दृष्टिकोण को लेकर के हम उनकी मदद करते हैं। जैसे कोई चोरी में आया है तो हम उनको ये सिखाते हैं कि जो सामान हमारा नहीं है वो हमारा नहीं है, जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। तो इसी प्रकार से हम उनकी सोच में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। तो जिस सोच के द्वारा, जिस विचार के द्वारा ये विधि विरुद्ध कार्य हुआ है, उस सोच को चुनौती देते हुए, उसको बदलते हुए एक सकारात्मक सोच की हमने वहां पर रखने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि परामर्श का कितना महत्व है इस क्षेत्र में। आलोक जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो औपचारिक शिक्षा, जो मतलब शुरुआती शिक्षा है, वो आप किस तरह देते हैं? उसमें कितना आप लोग का योगदान रहता है समाज सेवा के माध्यम से, और वो शिक्षा उनके लिए कितनी कार्य रूप में परिणित होती है, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जैसे मैंने आपके शुरुआती प्रश्न के एक जवाब में मैंने बताया था कि कई कारणों में से एक कारण ये है कि पढ़ाई का छूट जाना। तो हम ये प्रयास करते हैं परामर्श के द्वारा कि वो शिक्षा में पुनः अपने आप को एनरोल करें। तो ऐसी स्थिति में जब एक बालक चाहता है कि वो शिक्षा करना चाहता है, लेकिन गरीबी की वजह से या किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहा है, तो मैं उनकी मदद इस प्रकार से करता हूं कि उनको 10वीं में दाखिला दिलवा दिया, या उनको कोचिंग में दाखिला दिलवाया। साथ ही साथ जो किताबों से वो वंचित था, उन किताबों को उनको दिलाया, कॉपियों को दिलाया। और साथ ही साथ जब वो हर 15 दिन में काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उनकी पढ़ाई के बारे में भी जानकारी लेना कि कितना वो आगे बढ़ रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में किताबों के द्वारा और कोचिंग और फॉर्मल एजुकेशन में उनको एनरोल कराने के द्वारा हम उनकी सहायता कर पाते हैं। जैसे कि आपने शिक्षा के बारे में बताया, लेकिन हाँ, आप ये भी देखते होंगे जब आप समाज सेवा करते हैं और ऐसे बच्चों को आप पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको समाज एक घृणा की दृष्टि से, या जब बच्चे जब ये कहीं समाज में उठते बैठते हैं तो लोग इनको देखते नहीं होंगे, तो उस परिस्थिति का सामना वो कैसे करते हैं, और उस स्थिति में आप लोग उनको किस तरह सहयोग कर सकते हैं कि वो एक समाज में खड़े होकर के अपनी बात को भी रख सकें? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि कई बार जब विधि विरोध के द्वारा वो आते हैं, अभिरक्षा में लिया जाता है, तो संप्रेषण गैस से बाहर निकलने की जब वो सोचते हैं तो उनके मन में यही कुंठा होती है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो मैं उनकी यही तुरंत में जो मैं ये मदद करता हूँ कि समाज बहुत समय तक कई चीज़ों को याद नहीं रखता है, लेकिन यही समाज जिसने आपके विधि विरोध की गतिविधि को देख करके भत्सना कर रहा है, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं और अपने माता पिता का सर ऊंचा करते हैं, तो ये समाज आपको, ये कानून और ये समाज आपको अवसर देगा कि आप कुछ भला कार्य करें, अच्छा करें, अपने आप को साबित करें, तो यही समाज आपको सराखों पर उठाएगा। और ऐसा हमने बीते दिनों में देखा भी है कि समाज के लोग आगे आते हैं और इनके प्रयासों को सराहते हैं और सम्मानित भी करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप उनकी शिक्षा में किस तरह प्रयास करते हैं, किस तरह आप उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं, इसके साथ ही रोजगार के लिए मैं ये भी जानना चाहूँगा कि उनके रोजगार के लिए आप किस तरह प्रयासरत रहते हैं कि उनको रोजगार भी मिल सके और जाके वो एक अपने स्वाभिमान की और अपने पैरों पे खड़े हो सके, उसके लिए आपकी समाज सेवा में किस तरह आप उसका सहयोग करते हैं? जी, इसके लिए हमने कई बैचेस शुरू किए और जिन्हें हमने नाम दिया भविष्य रोजगार उन्मुख कोर्स प्रशिक्षण, जिसमें हमने कई प्रकार के इनको प्रशिक्षण दिए
ताकि ये अपने स्वावलंबी बन सकें, क्योंकि गरीबी भी एक बड़ा कारण होती है विधि विरोध में जाने का। अगर ये बालक स्वावलंबी बन जाते हैं और अपने आप को स्वयं या अपने परिवार को सपोर्ट कर पाते हैं, तो ये एक कारगर सिद्ध होता है कि ये विधि विरोध में ना पड़े। तो रोजगार उन्मुख कोर्स के द्वारा हम इनकी सहायता करते हैं ताकि इनको रोजगार कौशल अर्जित हो और उस कौशल का इस्तेमाल करके वो रोजगार प्राप्त कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अभी कुछ ऐसे बालक बालिकाएं हैं आलोक जी जिनका नौकरी लगी हो या जो अपने पैरों पे खड़े हुए हों, ऐसे कुछ मतलब नंबर्स ऑफ परसेंटेज आपने इतने सालों से 12 साल से कर रहे हैं, तो इसमें कुछ हैं ऐसे बच्चे जो अपने पैरों पे खड़े हो कि आज समाज में अपनी आपको हासिल की हो, उन्होंने समाज में अपनी हस्ती रखी हो? जी, रोजगार कोर्स तो हमने पिछले 2 वर्षों से ही शुरू किए हैं और इसके द्वारा हमने देखा कि इसमें रोजगार कोर्स में हम कंप्यूटर कोर्स सिखाते हैं, व्यक्तित्व विकास सिखाते हैं, अंग्रेजी हिंदी टाइपिंग सिखाते हैं और इसके साथ ही साथ हम इस वर्ष में मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रीशियन का कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। तो हमने पाया कि इनमें से ज़्यादातर बच्चे जो कि पढ़ाई आगे ना जारी रखते हुए रोजगार में जाना चाहते थे, कई बच्चे अब इलेक्ट्रीशियन बन गए हैं, कई बच्चे किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं और इस प्रकार से कई बच्चों को अपने जीवन यापन करने के लिए वो अपना स्वयं से अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। इसी तरह हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वंचित बालक बालिका जो हैं उनका समाज में क्या सहयोग है, वो किस तरह समाज में अपना सहयोग दे सकते हैं, जो कि पहले कभी अपने समाज में खड़े नहीं हो पाते थे, आज वो समाज में खड़े हो गए। तो उनके लिए आप बताना चाहें कि वो किस तरह सामाजिक दृष्टि से आज खड़े हुए हैं पैरों पर? जी, जब हम वंचित बालक बालिकाओं का जिक्र करते हैं तो जो आपको ध्यान में आता होगा कि सड़क पे जो घूमते हैं बच्चे या जो हमारी कारों को साफ करते हैं, इस प्रकार के बच्चों को जब मैं देखता था तो मेरे अंदर ये आशा एक इच्छा हुई कि इनसे बात करें, इनके झोपड़ियों में जा कर के। फिर मैंने उनसे पूछा कि उनके बालकों से क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, और इसी के द्वारा स्ट्रीट स्कूल, जिसको हमने नाम दिया होप स्ट्रीट स्कूल, ये एक आशा के साथ कि स्ट्रीट स्कूल ग्वालियर के कई जगहों पर हमने शुरू किए। और जब ये बच्चे थोड़े किशोर अवस्था में आ गए तो हमने उनको आमंत्रित किया कि वे भी कंप्यूटर और इस प्रकार की शिक्षाओं में जाएं। तो एक अद्भुत बात हमने देखने को मिली कि स्ट्रीट स्कूल चलाने के कुछ महीनों बाद ही हमने वहाँ के लोगों ने, जो आसपास के चलते थे, उन्होंने हमें बताया कि इन बच्चों ने भीख मांगना लगभग नगण्य ही कर दिया है। तो आप देखिए कि शिक्षा का इतना महत्व है कि वो वहाँ पर बच्चे किसी का पल्लू पकड़ के भीख मांगना उन्होंने बंद कर दिया था और उनके पालक भी फिर उनको शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने लगे थे। तो वंचित कई प्रकार के हैं, जैसे हमने हमारे रोजगार कोर्स में न केवल जो विधि विवादित हैं बल्कि वंचित बालक भी आते हैं। ऐसे कई मजदूरों के बच्चे हैं जो 90% 95% अंक लेकर के आए हैं, लेकिन उनके पास अभाव रहता है कि वो कंपटीशन की तैयारी के लिए किताबें कैसे खरीदें या कंप्यूटर कोर्स कैसे करें। तो ऐसे बच्चों को भी मैं तो ये कहता हूँ कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि ऐसे मेधावी बच्चों की हम कुछ मदद कर सके, जिससे कि वो अपने एग्ज़ाम क्रैक कर सकें और इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकें। सर, एक लंबा समय हो गया आपको समाज सेवा करते हुए, 12 साल से आप बता रहे हैं कर रहे हैं जी। तो ऐसे कोई बच्चे जो सफल रहे हों, और कभी कभी ऐसा भी मन में हुआ होगा कि जब आप एक लंबे समय काम करते हैं तो कभी थकान आपको महसूस हुई हो या कभी आपको ऐसा लगा हो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कभी कभी मन में कोई इस तरह के भाव पैदा हुए? जी हाँ, इतने आपने बिल्कुल दिल छूने वाली बात कही यहाँ पर कि कभी कभी थकावट होती है कि हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी हम लगातार करते जाते हैं लोगों की मदद, तो लेकिन जो थकावट में जो ऊर्जा प्रदान करने वाली बात आती है तो वहाँ पर हम कोई सफलता हमें मिलती है, किसी बालक या बालिका ने कुछ अर्जित कर लिया होता है या हमारे सुविधाएं जो हमें दी हैं उसका लाभ उठा लिया होता है, तो उससे बड़ी हमें ऊर्जा मिलती है कि मैं उसको और आगे तक इन काम को करते रहूं। तो ऐसे ही मैं एक बालक का आपके साथ जिक्र करूंगा जो कि कई वर्षों पहले, करीब 6-7 वर्षों पहले मुझे विधि विवादित रूप में मुझे संप्रेक्षण गृह में मिले और मैंने पाया कि उनके पालकों का देहांत हो चुका है। तो उस समय में नियम ऐसे थे कि मैं उस बालक के कस्टडी ले सकता था,
तो मैंने मजिस्ट्रेट से आग्रह किया और मजिस्ट्रेट ने सहर्ष उस बालक की कस्टडी मुझे दे दी। तो संप्रेक्षण गृह से निकाल करके मैंने उसे, क्योंकि बालक 17 वर्ष का था, एक किराए की जगह पर रखा, उसकी शिक्षा दीक्षा दी और हाई स्कूल से लेकर के उसने हाल ही में अभी पत्रकारिता में स्नातक किया है यूनिवर्सिटी से और कई उसको प्रपोजल्स भी हैं पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने के लिए। तो वो अपने हिसाब से चुनाव करके मैं विश्वास करता हूँ कि उसका जो जीवन है बहुत ही अच्छा होगा और आशीषमय होगा। आलोक जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने एक लंबा पीरियड समाज सेवा में हो गया जी। और विधि विवादित तथा वंचित बालकों बालिकाओं के लिए आप सहयोग कर रहे हैं। जैसे हम रोजगार कोर्स चलाते हैं तो कई जो प्रोफेसर हैं या शिक्षक हैं वो अपनी मुफ्त सेवाएं देते हैं, वहाँ पर आकर के सिखाते हैं, बालकों से बातचीत करते हैं और उन्हें उत्साहित करते हैं। इसके उनका व्यक्तित्व विकास बहुत होता है और समाज के लोग हमारे इसमें किताबें, जैसे हम आज भी किसी वंचित बालक ने मुझे 3 एसएससी में पढ़ने के लिए 3 किताबों का जिक्र किया जो अच्छे दामों की थी। तो जब ऐसी हमारे पास एक पेशकश आती है तो हम अपने लोगों को, मित्रों को बताते हैं, तो उनमें से 1-2 मित्र एक किताब स्पॉन्सर कर देते हैं। तो इस प्रकार से समाज का योगदान भी होता है। आलोक जी, जैसे कि आपने बताया कि विधि विवादित वंचित बच्चों के लिए तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन विधि विवादित यानी कि कहीं ना कहीं वो किसी से ना किसी रूप से कानून की तरफ से वो दंडनीय होते हैं या कोई गलत अपराध किए होते हैं। तो आप जब उनको लेते हैं अपनी शरण में या उनसे बात करते हैं या उनको शिक्षा देते हैं, तो कभी आपके मन में कोई डर या भय या उन बच्चों के प्रति आपके संस्था में जो लोग हैं वो घबराते हैं कि हम इसे किस तरह करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो हम पे ही कुछ कह सके या अटैक कर सके इस तरह? मैं आपको बहुत डिफरेंट उदाहरण दूंगा कि जैसे हम प्रेम हर कोई समझता है, इवन जानवर भी समझते हैं प्रेम। तो ये तो इंसान है, मानव है, और जो व्यक्ति चोट पहुंचाता है, हम ये देखना चाहिए कि एक चोटिल व्यक्ति ही चोट पहुंचाता है। अंग्रेजी में कहते हैं हर्ट पीपल हर्ट। तो ये कहीं ना कहीं अपने परिवेश से, परिस्थितियों से चोटिल होके आते हैं और वो हमसे एक केयर को प्राप्त करते हैं। तो जब हम उनकी चिंता करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो ये बालक समझते हैं। हालांकि ये कई जघन्य अपराधों में आए हुए होते हैं और कई ऐसे, इनको देख करके डर लगना चाहिए, लेकिन अमित जी आप भी वहाँ पर आकर के उनसे कभी मिलेंगे तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल सामान्य है और इतना अधिक अनुशासन में आप पाएंगे कि आप स्वयं हतप्रद हो जाएंगे। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी संस्था में कुल कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें सहयोग करते हैं और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपकी संस्था के माध्यम से इन बच्चों का सहयोग कर रहे हैं? जी, ऐसे समाज के विभिन्न वर्गों से हैं ये। जैसे मैंने बताया, प्रोफेसर्स हैं, अध्यापक हैं और डॉक्टर्स हैं, कई साइंटिस्ट भी हैं जो इस कार्य में हमारा सहयोग करते हैं। कई छात्र भी हैं जो हमारे इस कार्यों में सहयोग करते हैं, वॉलंटियर के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में। अंत में आप हमारे दर्शकों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि मैंने शुरुआत की थी, इस जो प्रश्न मुझसे पूछा गया कि प्रेरणा कैसे मिली, तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, जिसके लिए हम जो सेवाएं हमने ली हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस समाज को वापस करें। जैसे हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार के लिए होती है कि हम परिवार की देखभाल करें, उसी प्रकार से उतना ही ज़रूरी है हमें जिम्मेदारी को महसूस करना कि हम अपने समाज के लिए भी कुछ करें। तो आपके अंदर जिस प्रकार जो भी चीज़ को लेकर के पैशन है, जिस किसी भी क्षेत्र में आप सामाजिक क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं, आप उसके लिए आगे आएं और अपनी जिम्मेदारी उठाएं और योगदान दें। आलोक जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने बच्चों के बारे में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे आलोक बेंजामिन, जो कि समाज सेवी हैं, जो विधि विवादित तथा वंचित बच्चों को किस तरह ये सहयोग करते हैं, किस तरह इनकी संस्था काम करती है, किस तरह लोग इनसे जुड़ते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि आज इनकी जानकारी से ज़्यादा बच्चे अपने पैरों पर खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।